नमस्कार, स्पोर्ट्स टॉक के हमारे इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से सीरीज अपने नाम कर लिया है, जबकि एक मुकाबला बचा हुआ है। उसके बावजूद आखिरकार ऐसी क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से वर्ल्ड कप का कैंपेन हमारा अधूरा रह सकता है, या ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वर्ल्ड कप जीतने के सबसे बड़े दावेदारों में हम भी शामिल हो सकते हैं। इस पर आज हम बातचीत करेंगे और आखिरकार वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम जो है थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आती है, और आखिर क्या भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करके मुकाबला जीत सकती है या बाद में ही बल्लेबाजी करके मुकाबला जीत सकते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल आपने देखा होगा कि भारतीय टीम ने सीरीज में पहला मुकाबला जीता रन चेज करके, दूसरा मुकाबला जीता पहले बैटिंग करके, यानी कि दोनों ही मुकाबलों में जीत भारतीय टीम को मिली है। फिर भी जो है कई जगह ये सवाल उठते हैं कि पहले बैटिंग किया जाए तो हम जीत सकते हैं, बाद में चेज करके भी हम जीत सकते हैं, पहले बॉलिंग करें तो हम जीतेंगे, बाद में बॉलिंग करें तो हम जीतेंगे। ये कॉन्सेप्ट है और टी20 क्रिकेट में पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो लगातार आप पाएंगे कि हम हमेशा इसी बात की चर्चा करते हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर बैटिंग विकेट है या ट्रैक अच्छा है, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करो, उसके बाद डिफेंड कर लो, स्कोर को चेज कर लो। लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्या ऐसा होता हुआ नजर आता है? आपने हाल ही में देखा होगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो 7 टी20 मैचेस की सीरीज खेली गई, उसमें ज्यादातर टीमों ने अपने स्कोर को डिफेंड भी किया है तो चेज भी किया गया है। अब आप देखें पाकिस्तान और इंग्लैंड में, पाकिस्तान ने 2 मैचेस में अपने 160 के आसपास के स्कोर को डिफेंड किया था, यानी कि रन चेज इंग्लैंड को नहीं करने दिया था। लेकिन डिसाइडिंग मैच में इंग्लैंड की टीम ने रन चेज जो है वो करने का मौका दिया पाकिस्तान की टीम को, या यूं कह लें कि पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीता चुकी और बॉलिंग करने का फैसला किया था तो ऑब्वियस था कि रन चेज करते, लेकिन वहां पर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। यानी कि जो सीरीज रही है, अगर इसमें हम ये देखें कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ज्यादा जीतती नजर आई है तो गलत नहीं होगा, ये पाकिस्तान इंग्लैंड की बात हो रही है। लेकिन भारत और अफ्रीका वाली सीरीज में देखें, यहां पर जो है भारत ने पहले बैटिंग करके भी जीता है, बाद में बैटिंग करके भी जीता है, यानी कि यहां मामला बराबरी पर है। और अगर अफ्रीका के खिलाफ हम 5 मैचेस को देखें, उसमें आप पाएंगे कि भारत ने जो 5 मैचेस जो अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं, इन 6 मैचेस में से 4 मैचेस जो आप खेले थे जब जून महीने में अफ्रीका की टीम आई थी, और उसके बाद अभी देखें तो 2 मैचेस, तो 6 मैच में 5 बार भारत पहले बैटिंग किया है, जिसमें से 2 हम हारे और 3 बार जीते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास क्वालिटी गेंदबाजी लाइनअप है तो आप जीत हासिल कर सकते हैं। और आखिरकार हम इसलिए बात कह रहे हैं कि क्या भारतीय टीम का जो वर्ल्ड कप का कैंपेन है उस पर कुछ असर पड़ने वाला है इन सारी लॉजिक का? क्या इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, या आपको भी लगता है, या हम सबको भी ये चीज सोच लेना चाहिए कि अगर आपकी गेंदबाजी में दम होगा तो चाहे आप पहले बैटिंग करें चाहे आप बाद में बैटिंग करें, आपके पास मौका होगा मैच जीतने का। अब उसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप पहले बैटिंग करके स्कोर बोर्ड पर स्कोर टांग देते हैं तो शायद आपके पास ज्यादा मौका होता है, मैच में आप ज्यादा देर तक बने रहते हैं तो किसी और टीम को परेशान करने के लिए, जो कि हमने इंग्लैंड वाली सीरीज में देखा, इंग्लैंड पाकिस्तान वाली सीरीज में देखा है और अफ्रीका वाली सीरीज में भी हम देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि अभी हालिया दिनों में लगातार भारतीय टीम जो है वो खिलाड़ियों को लेकर चिंतित है, और खास करके बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा कंसर्न रहा है, क्योंकि बुमराह जो है वो एनसीए में गए, बुमराह की फिटनेस का क्या मामला है। उसके अलावा अगर देखें तो फिर बात आई कि मोहम्मद सिराज इस सीरीज के लिए बैकअप के तौर पर आए, लेकिन वो दूसरे टी20 में खेले नहीं, क्या तीसरा मौका मिलेगा, वो बड़ा सवाल है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो दीपक चहार आपके बड़ा ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बट वो स्टैंड बाई में हैं। अर्शदीप सिंह इससे पहले एनसीए में थे, वो टीम के अंदर में आ गए हैं। भुवी कुमार आपके मेन 15 वाले स्क्वाड में है, लेकिन वो एनसीए में है, इस सीरीज में खेल नहीं रहे। उससे पहले जब खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में या एशिया कप में, वहां परफॉर्मेंस भुवी का अच्छा था नहीं। तो आपकी जो 15 है उसमें क्या होगा? और अब जो है भारतीय क्रिकेट टीम ने जैसे उमरान मलिक को कहा है कि वो जाएंगे, टीम के साथ ट्रेवल करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब खबर एक और आपको स्पोर्ट्स टॉक ने दी थी कि वहां पर आप देखें अब चेतन साकरिया को टीम के अंदर बुलाया गया है, मुकेश चौधरी को बुलाया गया है। तो साकरिया अब आप देखें कुछ समय पहले तक वो राजस्थान के लिए खेल रहे थे, फिर दिल्ली कैपिटल्स में आ गए। उसके अलावा अगर आप देखें तो मुकेश चौधरी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल में खेले हैं, वहां पर बड़ी शानदार गेंदबाजी की है, और कई बार मैंने इस बात को कहा भी है कि मुकेश चौधरी की गेंदबाजी देखकर मिचेल स्टार्क की याद आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में आप जाकर के ऐसे गेंदबाजों को खेलना चाहेंगे, अब ये नेट बॉलर के तौर पर भी जाने वाले, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम कहीं ना कहीं जो कैंप करने वाली है ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, अर्ली स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट अगर देखें उससे बहुत पहले आप जा रहे हैं, वहां पर अगर जाकर आप कैंप कर रहे हैं और ये बॉलर्स आपको गेंदबाजी करेंगे इनके खिलाफ अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, तो खास करके बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ जो हमारी परेशानी रही है उसको दूर करते आप नजर आएंगे। तो क्या ये सवाल उठता है कि सिर्फ ये बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ नेट में बॉलिंग खेल करके ही हम अपने प्रॉब्लम दुरुस्त कर लेंगे, या मेंटली ही ये प्रॉब्लम है कि हम बाएं हाथ के खिलाफ परेशान हो जाते हैं, बाएं हाथ के खिलाफ हमारा दाएं हाथ का बल्लेबाज नहीं चलेगा, या दाएं हाथ के खिलाफ बाएं हाथ का बल्लेबाज नहीं चलेगा? क्या ये एक भ्रम है या वाकई में ऐसा कुछ होता है?
होता जरूर है, इफेक्ट पड़ता है, एंगल चेंज होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम को इन सब चीज से ऊपर उठकर यह देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या अफ्रीका के खिलाफ जो आप मैचेस जीते हैं, यहां पर कोई बाएं दाएं का खेल नहीं हुआ है और हमारे जो बल्लेबाज रहे, जो फॉर्म में रहे, जैसे नंबर 3 पर विराट कोहली हो गए, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव हो गए, इनकी बल्लेबाजी में कहां बायां दायां किया गया, लेकिन ये बल्लेबाजों ने रन बना करके दिए हैं। यानी कि अगर आपका बल्लेबाज फॉर्म में, आपकी बल्लेबाजी बेहतरीन चल रही है, तो कोई भी बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन या बाएं हाथ का गेंदबाज आ रहा है तो दाएं हाथ का बल्लेबाज ना हो, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और भारत एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे जा सकता है। अब देखना यह है कि आपके पास में प्रॉब्लम यह है कि आपके जो दो गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं समय, दीपक चाहर और अर्शदीप सिंह, इनमें से इस जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके दीपक चाहर अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज तो खेल रहे हैं, लेकिन वो स्टैंड बाई में है भारत के वर्ल्ड कप की टीम में, यानी कि स्टैंड बाई में है, तो क्या आप उनको टीम के अंदर लेकर के आएंगे, और अगर टीम के अंदर में लेकर के आते हैं तो 15 में से कौन बाहर जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्या मोहम्मद सिराज को टीम में नहीं होना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। अगर वो होने चाहिए तो फिर वो किसकी जगह पर आएंगे, ये अभी एक तरीके से ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। अगर भारतीय टीम को वर्ल्ड कप के कैंपेन को बेहतर बनाना है, अगर अच्छा करना है, तो भारतीय टीम को अपनी बॉलिंग डिपार्टमेंट को बेहतर करना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी ये है कि आपकी डेथ बॉलिंग लाइनअप को अगर बेहतर करना है तो आपको ऐसे बॉलर्स लाने पड़ेंगे जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए। कोई जल्दबाजी नहीं है, 5 या 6 तारीख को टीम, भारतीय टीम जो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगी, वहां पर कंडीशन हालात कैसे हैं ये देखकर वहां आपके लिए कौन अच्छी गेंदबाजी कर रहा है उसके हिसाब से आप 15 तक टीम में भी बदलाव कर सकते हैं। तो वो अगर बदलाव हो और एक कंस्ट्रक्टिव बदलाव देखने को टीम के अंदर मिले, जैसे मोहम्मद सिराज को टीम में लाया जाए, उमेश यादव की फिटनेस देखी जाए, क्या वो आ सकते हैं, दीपक चाहर को लाना जरूरी होगा, क्योंकि दीपक चाहर ने जो परफॉर्मेंस 2 मैचेस में किया है, अगर अभी भी आप उनको टीम में शामिल नहीं करते शायद ये बड़ा मिस्टेक होगा भारतीय टीम के लिए, क्योंकि यही वो बॉलर्स है जो शायद आपके लिए कुछ अच्छा काम करते नजर आएंगे। अदरवाइज फिर आप चाहे पहले बैटिंग कर लीजिए, चाहे आप रन चेस कर लीजिए, कोई भी उसका फायदा होता हुआ नजर नहीं है। अगर बॉलिंग लाइनअप आपकी अच्छी रहेगी तभी जाकर के, अगर आप पहले भी बैटिंग कर रहे हैं तो आपको डिफेंड करते हुए खिलाड़ी नजर आएंगे, गेंदबाज नजर आएंगे, लेकिन अगर आप अच्छी गेंदबाजी आपके पास में नहीं है तो आप पहले गेंदबाजी भी कर रहे हैं तो हो सकता है सामने वाली टीम इतना रन बना दे कि उसके बोझ तले ही हमारे भारतीय बल्लेबाज दब जाए। तो अब ये देखना पड़ेगा क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल यही है कि उमरान मलिक को भी ले जाया जा रहा है, मुकेश चौधरी भी जा रहे हैं, चेतन साकरिया भी जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अर्शदीप सिंह ऑलरेडी आपके स्क्वाड में होने वाले हैं, तो ये 2-3-4 गेंदबाज जो है वो बाएं हाथ के वहां पर जा रहे हैं जो कि तेज गेंदबाजी करते नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें भारत की तैयारियों के लिहाज से बेहतर है और कहीं ना कहीं हमें इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम स्ट्रेटजी वाइज ये काम करें कि अपने तेज गेंदबाजों को शामिल करें, अगर हम एक स्पिनर कम भी करते हैं 1500 और उनकी जगह एक पेस बॉलर को लेकर के आते हैं, तो वही भारतीय टीम के लिए बड़ा बेहतर साबित होता हुआ नजर आ सकता है। तो अब देखना पड़ेगा कि टीम इंडिया क्या रणनीति अपनाती है, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गया है, चाहे आप इंग्लैंड पाकिस्तान के मुकाबले को देख लें या भारत अफ्रीका के मुकाबले को देख लें, कि आप चाहे पहले बैटिंग करें बाद में बैटिंग करें, मैटर नहीं करता कि आपकी टीम कैसे खेल रही है, टीम का कॉम्बिनेशन कैसा हो रहा है, आपके पास डेथ बॉलर्स हैं कि नहीं है, आपके पास मिडिल ओवर्स के बॉलर्स हैं या नहीं, आपके पास पावर प्ले के बॉलर्स हैं कि नहीं है, और इन सबको मिलाकर कलेक्टिवली अगर हम एफर्ट करें तो हमारे पास भी मौका है कि हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनते नहीं देख सकते। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी दावेदार है, ऑस्ट्रेलिया को कोई दावेदार नहीं मान रहा था, यूएई में आकर वो चैंपियन बनकर चले गए, लेकिन आपके पास पूरा मौका है। क्योंकि एक चीज जो सबसे अच्छी चीज भारतीय टीम के लिए होती नजर आ रही है वो ये है कि आप देखें भारत अफ्रीका को हरा रहा है, अफ्रीका की यही बैटिंग लाइनअप है, यही गेंदबाजी लाइनअप आपकी ऑस्ट्रेलिया में भी रहेगी वर्ल्ड कप के दौरान में। पाकिस्तान की टीम 4-3 सीरीज हार चुकी है ऑलरेडी, उनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी नाकाम नजर आ रहा है रन बनाने के मामले में, गेंदबाजी में वो भी जो है लगातार जूझ रहे हैं। अगर उनकी गेंदबाजी सही हो भी जाती है तो आपको उनकी गेंदबाजी अगर आपने अच्छे से खेल लिया, रन बना लिए, तो पाकिस्तान को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनके पास उनकी जो बैटिंग है वो टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं। पाकिस्तान की पूरी जो टीम है वो डिपेंडेंट है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर में। अगर ऊपर से ये दोनों बल्लेबाज चले जाएं, मिडिल ऑर्डर इनका बिल्कुल खाली खाली सा नजर आ रहा है, जिसको भरने की कोशिश आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी के लिहाज से पाकिस्तान को भी आप हरा सकते हैं, अफ्रीका को भी हरा सकते हैं, और अगर आपने इन दोनों को हरा दिया इनिशियल स्टेज में, इसका मतलब होगा कि आपका कॉन्फिडेंस इतना ऊपर होगा और आपकी गेंदबाजी कम से कम इस लायक जरूर होगी कि आप इन दोनों टीमों के बल्लेबाजी क्रम को रोक सकते हैं और उसके बाद अपने आप को वर्ल्ड कप में एक बेहतर कंटेंडर के रूप में देख सकते हैं। लेकिन जरूरी यही होगा कि जिन गेंदबाजों को आप ट्रायल के लिए लेकर के जा रहे हैं, नेट बॉलर के तौर पर लेकर के जा रहे हैं, रिजर्व के तौर पर लेकर के जा रहे हैं, उन गेंदबाजों में से अगर आपको कोई लग रहा है कि यूजफुल हो सकता है आपकी टीम के लिए, स्ट्रेट अवे उनको टीम के अंदर लाना चाहिए। और जो आपके अभी स्टैंड बाई में प्लेयर बैठे हुए हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो वहां पर दीपक चाहर मौजूद हैं, उनको आप टीम के अंदर में इन करा सकते हैं, क्योंकि दीपक चाहर अर्शदीप सिंह के साथ अगर आते हैं और अगर यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएंगे और भारतीय टीम की बॉलिंग लाइन की चिंता है वो भी दूर होती नजर आएगी। आप क्या सोचते हैं, भारत किस स्ट्रेटजी के साथ वर्ल्ड कप में जाए अपने कैंपेन को शुरू करने, जहां पर भारत के लिए भी कहें कि दावेदारी का नाम हम ले सकते हैं कि भारत भी दावेदार है? क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए आप कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।